नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #GMR कंपटीशन एज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो क्लास डिस्कशन करेंगे, उसमें मैंने सिलेबस जो कवर किया है वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सिलेबस को कवर किया है। उसी के सिलेबस को कवर किया है, क्योंकि उसका सिलेबस आप कर लेते हैं तो उसके बाद यूपीपीसीएस लोअर, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, आप जो भी जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे एसआई का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप बड़े आराम से दे सकते हैं। और इसी पर अगर आप थोड़ी मेहनत और करेंगे, इसी पर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप सिविल का भी एग्ज़ाम इससे दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि कुछ और अध्यापकों के जैसे मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं सीधे शुरू कर दूं कि यहाँ से पढ़ के आप आईएएस का पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें जो है ज़्यादा चीज़ें कंसेप्चुअली। देखिए, आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में मेन डिफरेंस जो अब तक होता था वो ये होता था कि पीसीएस में जो है वो फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं और आईएएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस्ड होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डाल देता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता पाएंगे कि ये वाला फैक्ट सही है और ये वाला गलत है। तो इस तरह आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट सब्जेक्ट हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने ये देखा कि हर एक टॉपिक को, आप कोई भी टॉपिक, सारे वीडियोस, आधुनिक भारत के सारे वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप देखिएगा, सारे वीडियोस में मैंने सिर्फ कंसेप्ट पर काम किया है, हर चीज़ को कंसेप्चुअली समझाने का प्रयास किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको पहली चीज़ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमने यूपीपीसीएस को टारगेट किया है, कंसेप्ट पर पूरा ध्यान दिया है, पूरा फोकस हमारा कंसेप्ट पर रहा है। पूरे संविधान में एक एक टॉपिक मैं आपको ख़त्म कराऊंगा और हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के बेस पे हम पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, सेकंड वन में आपको बताऊं, देखिए आजकल ना एक ट्रेंड चल गया है कि जिस ओर सब चल रहे हैं उस ओर चलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही फेमस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, मैं नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप यूट्यूब पर डालिएगा इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हज़ारों वीडियो में वही किताब आपको दिख जाएगी। मैंने उस किताब को नहीं लिया है और न मैंने उस किताब को 2-4 बार पढ़ने का प्रयास किया है, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं आपको भी नहीं समझा सकता। मेरा जो नोट्स है वो 99.9% सुभाष कश्यप की बुक पर आधारित है। मैंने सुभाष कश्यप की बुक को पढ़ा है, उसी को समझा है और उसी को अपडेट किया है, क्योंकि वो पुस्तक थोड़ी पुरानी है तो वो अपडेट नहीं है। लेकिन मैं पुराना नहीं हूँ, वो पुस्तक आज से 10-12 साल पहले छपी थी। जब भी छपी थी तब से मैं खुद पॉलिटी, सारी चीज़ों को मैं खुद देख रहा हूँ, इसलिए मैंने समय समय पर इन चीज़ों को अपडेट भी किया है। तो हम लोग ऐसा डिस्कशन कर रहे थे। पहली चीज़, मैंने कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास किया है। दूसरा, यूपीपीसीएस को टारगेट किया है। तीसरा, सुभाष कश्यप, इसको टारगेट किया है। और उसके बाद चौथी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमेशा मैं कहता हूं कि आप इस पर एक शानदार सा नोट्स तैयार कीजिए। पीडीएफ में अब तक हम लोग जो है, मैं अब तक जो है वो कैम स्कैनर का यूज़ करता था पीडीएफ को
स्कैन करने के लिए कैम स्कैन का यूज़ करता था, लेकिन अब चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमें स्ट्रांगली बहिष्कार करना है, इसलिए मैंने कैम स्कैनर से स्कैन करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आजकल आपके पास PDF नहीं पहुंचा पा रहा हूं। वो या तो इमेज पहुंचा रहा हूं या तो जो है कोई और फॉर्म में मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो आप अपना नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बातें बहुत हो गई हैं, मेरे हिसाब से हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान स्टार्ट करना चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ बात है, सबसे पहली चीज़ पहला क्वेश्चन ये आता है कुछ भी पढ़ने से पहले, चाहे संविधान, चाहे भूगोल, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी पढ़ने से पहले हमें एक क्वेश्चन पर विचार करना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, एक्चुअली संविधान है क्या, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि संविधान है क्या। तो मैं आपको, आप सब बच्चे जानते हैं, आप सब बच्चे समझते हैं कि संविधान एक रूल एंड रेगुलेशंस की एक बुक है। संविधान एक पुस्तक है जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस, रूल का मतलब होता है नियम, कानून, रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल करने वाले सिद्धांत। मैं आपको बताऊं, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को चलाने से संबंधित रूल एंड रेगुलेशंस का वर्णन है। दोबारा सुनिएगा, कितना शानदार सी चीज़ है। संविधान एक पुस्तक है, ये संविधान एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत किसी देश की व्यवस्थाओं को संचालित करने के नियम और कानून, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैंने एक वर्ड बोला, किसी देश की व्यवस्थाओं को संचालित। व्यवस्थाओं में देखो बेटा, हमारे क्या पूरी दुनिया में देखिए राजनीति व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, समाज व्यवस्था होती है। इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जिन रूल एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, उन्हीं का वर्णन करने वाली, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन करने वाली पुस्तक को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहा जाता है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंतर्गत देश की व्यवस्थाएं, चाहे वो आपकी कानून व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी समाज व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम और कानून का वर्णन जिस पुस्तक में होता है उसे संविधान के नाम से जाना जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, संविधान के अंतर्गत ही देखो बेटा कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख होता है। यही वो व्यवस्थाएं हैं। पहली चीज़ तो इन तीनों व्यवस्थाओं का देखो, सबसे पहली चीज़ कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाली संस्था। बेटा, कार्य करने वाली संस्था हमारे देश में देखो आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया है। और ऐसा महान कारनामा किसने किया? आप भी जानते, हम भी जानते। हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसने किया? आपको भी पता है। हमारे देश में बजट आया, किसने प्रस्तुत किया? आप भी जानते, हम भी जानते। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्ड है ना कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाली संस्था। और कार्य करने वाली संस्था कौन होती है? सरकार। सरकार का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। ये कार्य करने वाली संस्था है और इसे कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बड़ा अंग है शासन का वो है विधायिका। विधायिका को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर और विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर। और ये क्या होती है? नए नियम या कानून बनाने वाली संस्था, बनाने वाली संस्था। हमारे देश में नए नियम, कायदे, कानून जैसे CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आया।
किसने बनाया? भारत की संसद ने बनाया। जैसे बेटा आप देखिएगा कि अब ना हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का चालान होता है। ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट किसने बनाया? संसद ने बनाया। तो बेटा जो विधायिका होती है उसका मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, और उस कानून बनाने वाली संस्था को हमारे देश में संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। इस संसद का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब बेटा विधायिका ने जो नियम बनाए हैं, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, यदि इन कानून को कोई ब्रेक करता है, इन कानून को कोई तोड़ता है, तो इन पर न्याय देने के लिए यानी न्याय देने वाली संस्था जो है वो आपकी न्यायपालिका है, वो आपकी न्याय देने वाली संस्था। और इसमें हमारे देश पे टॉप पोजीशन पे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उतना ही मतलब रखते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे जब इन पर विचार करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि संविधान ही है जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इन तीनों की शक्तियों को सीमित करता है। बेटा तीनों की शक्तियों को सीमित करता है। अनुच्छेद 121 ये कहता है, आर्टिकल 121 ये कहता है कि न्यायपालिका, माफ़ी चाहूँगा, कि विधायिका न्यायपालिका के मैटर में कुछ नहीं बोलेगी। और अनुच्छेद 122 ये कहता है कि अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायपालिका विधायिका के मैटर में कुछ नहीं बोलेगी। यानी इन तीनों की जो शक्तियाँ हैं, इन तीनों की शक्तियों की सीमा जहाँ तक है उसका भी निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। और इन तीनों के बीच में रिलेशन का मतलब रिलेशन का मतलब संबंध, और संबंध का निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस का उल्लेख होता है। संविधान हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसी बड़ी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है। इन व्यवस्थाओं की सीमा तय करता है, इन व्यवस्थाओं के आपस के संबंध तय करता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये है संविधान। हम अपने देश के संविधान के बारे में बात करें तो बेटा हम अपने देश के संविधान के बारे में बात करें तो आज हमारे देश के संविधान में लगभग, पहली चीज़ तो आज हमारे देश के संविधान में 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं। ये भाग क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, इन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर इन चीज़ों पे हम अभी डिस्कशन करेंगे तो हमारा अभी का टॉपिक छूट जाएगा। देखो बेटा आज हमारे देश के संविधान में 25 भाग है, 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं। बेटा 12 अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ। इन्हें हम शेड्यूल भी कहते हैं। 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। अब तक जो है संविधान में 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। ये देखो आज हमारे देश में, वर्तमान में हमारे देश में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 450 अनुच्छेद है। ये वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान व्यवस्था है। लेकिन बेटा जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 1950, इस दिन हमारे देश का संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। उस दिन हमारे देश के संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और बेटा 395 आर्टिकल से, यानी 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और इतने अनुच्छेद थे। इस लाइन से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तब बेटा 22 भाग थे,
8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। और आज बेटा ये स्थिति आ गई है कि 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 450 अनुच्छेद हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति है, ये आज की स्थिति है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि जब से हमारे देश का जन्म हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के ये जो है संविधान ऐसा ही था। बेटा ये संविधान बाद में बना है। अगर आज आप एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हैं, अगर आज आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दादाजी के पास, उनके दादा के पास, उनके दादा के पास भी ऐसा ही एंड्रॉयड फ़ोन था और वो भी ऐसे वीडियो कॉल कर पाते थे। ऐसा आप गलत समझ रहे हैं। बेटा हर चीज़ का विकास हुआ है। जैसा आज आप मानव देख रहे हैं, मानव वैसा भी नहीं था। कहा जाता है पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी। मानव का भी विकास हुआ है। बेटा हर चीज़ का विकास हुआ है, उसी तरह हमारे देश के संविधान का विकास हुआ है। पहले संचार के लिए, पहले मैसेज देने के लिए बेटा सबसे पहले क्या चलता था, आप देखते हैं फिल्मों में राजा महाराजा एक दूसरे के लिए पत्र लिखते थे। फिर शायद ऐसा आया होगा कि कबूतर जा चिट्ठी ले जा, लेकिन कबूतर क्या किया, वो गलत जगह चिट्ठी ले गया। देनी किसी को थी और दे किसी को दी। तो हो सकता है मानव चिट्ठी लेके जाने लगा हो, लेकिन बाद में आवश्यकता महसूस ये हुई कि भाई मानव चिट्ठी तो ले जा रहा है लेकिन थोड़ा लेट ले जा रहा है, तो हो सकता है टेलीग्राम आ गया हो। टेलीग्राम चलता था पहले, आजकल बंद हो गया। फिर टेलीग्राम में भी 2-3 दिन का टाइम लगता था, तो वो फ़ोन आ गया। जैसे रखे घर में PNT फ़ोन होता था, घर में रखा होता था, उससे बात करते थे। फिर आवश्यकता महसूस हुई कि हम PNT में फ़ोन कर रहे हैं बार बार, लेकिन व्यक्ति से बात नहीं हो पा रही है, व्यक्ति घर से बाहर है, तो शायद नोकिया का 1100 फ़ोन आ गया हो। फिर नोकिया के 1100 फ़ोन से जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, आज हम ये वर्तमान का फ़ोन देखते हैं। तो मैं आपसे इतनी लंबी कहानी समझाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हमारे देश के संविधान का जैसे हर चीज़ का विकास हुआ बेटा, सेम ऐसे ही देश के संविधान का भी विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से, जब से भारत देश का उदय हुआ है तभी से, प्रारंभ से ही हमारे देश के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 450 अनुच्छेद प्रारंभ से ही नहीं थे बेटा। ये बाद में जो है अब हमारे देश का संविधान विकसित हुआ है और वर्तमान स्वरूप जो है विकसित होने के बाद प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्वरूप जो है विकसित होने के बाद प्राप्त हुआ है। अच्छा, कैसे? सुनिए, हर एक चीज़, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बड़ा सिद्धांत, ऑनलाइन पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब क्या, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए मतलब धैर्य होना चाहिए। धैर्य से आप पढ़ेंगे, एक वीडियो को देखेंगे, जिस अध्यापक से पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ाई का पहला नियम आप जान लीजिए, किसी एक अध्यापक से ही पढ़ें। एक टॉपिक पर 50 अध्यापकों को डिस्कशन न करें, नहीं तो आप अध्यापकों को ही देखते रह जाएंगे और बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। इसलिए पहला नियम ये है कि जिस अध्यापक से भी पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ते रहें, या बदल लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, आप डाल दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आ जाएंगी। तो पहली चीज़ पेशेंस के साथ, जहाँ भी पढ़ रहे हैं पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो चैट नीचे चलता है लाइव चैट, उसमें भाग न लें, उसमें फालतू अपना टाइम बर्बाद न करें। अध्यापक जब कुछ पूछे तभी जवाब दें। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि संविधान, देखो बेटा शुरुआत से बात करते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी का निर्माण होता है, पहले मैं अपनी कॉलोनी में अकेला रहता था, मेरा ही घर बना हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए और आज मेरी कॉलोनी में 100 घर हो गए। तो ऐसा सोचा गया लोगों ने कि भाई कॉलोनी की साफ़ सफाई के लिए, कॉलोनी में कोई सड़क टूटी है उसकी मरम्मत के लिए क्या होना चाहिए, एक सोसाइटी होना चाहिए।
सोसाइटी मतलब एक कमेटी होनी चाहिए, कमेटी मतलब एक कार्यकारिणी परिषद होनी चाहिए, और उस कार्यकारिणी परिषद के बैठ के कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे जाए कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकेगा, कोई भी व्यक्ति घर के बाहर जो है गंदगी नहीं करेगा, हर व्यक्ति को हर महीने मेंटेनेंस देना होगा, हर व्यक्ति को जो है साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा, बाहर से कौन आ रहा है इसकी जानकारी देनी होगी। तो इस तरह का लिखित में कुछ नियम बन गए। इस लाइन से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा कि जैसे जैसे सोसाइटी का निर्माण होता है, जैसे जैसे समाज का निर्माण होता है, उसे संचालित करने के लिए नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में देखो बेटा 1720 तक 1720 यानी 1720 यानी 1707 माफ़ी चाहूँगा, हमारे देश में 1707 तक यानी औरंगजेब की डेथ तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक हमारे देश का कोई लिखित संविधान नहीं था। 1707 तक हमारे देश का कोई निश्चित संविधान नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि 1707 तक हमारे देश में जो संविधान होता था वो धर्म के अनुसार होता था, वो धर्म पे चलता था, और कोई भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करता था तो उस पर कार्यवाही की जाती थी। दोबारा से सुनिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि 1760 तक भारत का कोई एक विशेष संविधान नहीं था, ये धर्म के आधार पर चलने वाला समय था, और कोई भी व्यक्ति धर्म को तोड़ता था, धर्म को ब्रेक करता था तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। हालांकि इसके अपोजिट मैंने ये लाइन बोली कि हमारे देश में 1707 तक धर्म के आधार पर संविधान चलता था, तो इसके अपोजिट भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां वास्तव में संविधान था। जैसे 16 महाजनपद में कुछ राज्य ऐसे थे जो गणतंत्र को फॉलो करते थे। जैसे बेटा मौर्य वंश में चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, वो इस बात का वर्णन करती है, वो पूरी राजनीति व्यवस्था का उल्लेख करती है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां लोगों का संविधान भी होता था। मैं फाइनली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 1707 तक हमारे देश का कोई निश्चित संविधान नहीं था। राजा के मूड पे सब कुछ चलता था। राजा अच्छा है, राजा की नीयत अच्छी है, राजा प्रजा हित की सोचता है, तो राजा बहुत अच्छे नियम बनाता था। और हमारे देश में महान महान शासक हुए भी हैं, जैसे अकबर थे। अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने क्या किया? मनसबदारी जैसी व्यवस्था लेके आया। वहीं औरंगजेब आता है। औरंगजेब क्या करता है? जजिया कर भी लगाता है, तीर्थ यात्रा कर भी लगाता है, नाना प्रकार के अलग अलग कानून बनाता है। मैं आपको इस लाइन से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस कि 1707 तक जैसा राजा का मूड, जैसी राजा की सोच, जैसी राजा की नीयत, जैसी राजा की प्रजा के प्रति संवेदनाएं, वैसा ही कानून होता था 1707 तक। लेकिन 1707 के बाद हमें दो चार डेटें भूलनी नहीं चाहिए। 1707 के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ कंपनी हमारे देश में शक्तिशाली बन जाती है। बेटा दोबारा से सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 1707 तक भारत देश का कोई कानून नहीं होता था। राजाओं की सोच और धर्म के आधार पर चलता था देश का संविधान, देश का कानून। लेकिन उसके बाद 1707 के ठीक 50 साल बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद उसके जो वंशज थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। औरंगजेब के बाद उसके जो वंशज थे वो उतने सक्रिय नहीं थे, वो उतने सक्षम नहीं थे कि देश को शक्तिशाली बना के रख सकें। इसीलिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध में
कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1857 में क्रांति होती है। 1857 में रेवोल्यूशन हो जाता है और 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए और जब नियम कायदे कानून बनाए तो बेटा उसी के आधार पर हमारे देश के संविधान का विकास हुआ, हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। फिलहाल आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी कि 1707 तक भारत का कोई कानून, कोई संविधान नहीं था, राजाओं की सोच समझ और धर्म के आधार पर चलता था। और 1707 के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एक्ट आते हैं, जिनमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अब जरा हम एक चीज़ देखते हैं। हम क्या देखते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते पहले 2 मिनट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले हम इसकी बात करते हैं 2 मिनट। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर इसी ने ब्रिटिश संसद में, हमारे देश में ब्रिटिश संसद ने हमारे देश के लिए कानून बनाए, इसीलिए हम इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं। सुनिए, पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बालक जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। वेरी गुड। दूसरी बात आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था? इन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड कराया था। इन लोगों को एक शाही फरमान के द्वारा 15 साल का लाइसेंस दिया था। 15 ईयर्स, 15 साल का लाइसेंस दिया था। और काय बात का लाइसेंस दिया था कि भैया आप पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों मतलब भारत हो गया, चीन हो गया, फिलीपींस हो गया, मलाया हो गया और सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, आप इन पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो हमारे देश का हिस्सा था। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 साल का इन्हें लाइसेंस दिया। काय के लिए लाइसेंस दिया? पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार का, व्यापारिक एकाधिकार का लाइसेंस। बेटा एकाधिकार का लाइसेंस। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए आपके। 15 साल के लिए लाइसेंस दिया है। काय के लिए लाइसेंस दिया है? व्यापारिक एकाधिकार, यानी 15 साल तक, शुरुआत के 15 साल तक कोई और ब्रिटिश कंपनी इन पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। कोई और दूसरी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके मोनोपोली राइट्स यानी एकाधिकार जो है वो प्रदान करते हैं। कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 को। और बेटा आप सब बालकों को पता है कि 1607 में, 1608 कर लीजिए, 1608 में यानी 8 साल बाद कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आया। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर से इसने व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने पहले दे भी दी थी अनुमति कि हाँ भाई तुम अपनी फैक्ट्री ओपन करो, व्यापार करो। लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने जहांगीर पर दबाव डाला और जहांगीर ने ये अनुमति जो है वापस ले ली।
फिर उसके बाद 1612 में ये लोग जो हैं सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। सूरत में क्यों फैक्ट्री खोल ली? क्योंकि बेटा 1612 में जो गुजरात का सूबेदार था, गुजरात का मुगल सूबेदार जो था, उन्होंने इन्हें अनुमति दी थी अंग्रेज़ों को कि आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो इन्होंने 1612 में अपनी फैक्ट्री खोल ली और 1615 में जो है वो आया आपका कौन? थॉमस रो। 1615 में वो आया आपका थॉमस रो। और इस थॉमस रो ने क्या किया था? जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। और जैसे इसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की, सूरत की जो फैक्ट्री थी वो वैलिड यानी वैध हो गई। दोबारा सुनो, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट से 15 साल का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार इन लोगों ने प्राप्त किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इसे 500 का मनसब दिया, लेकिन व्यापार की अनुमति प्रदान नहीं की। 1612 में गुजरात के मुगल सूबेदार ने इन लोगों को अनुमति दी कि आप गुजरात में अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1615 में थॉमस रो, ये थॉमस रो जो है वो भारत आया और इस थॉमस रो ने क्या किया? व्यापार की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की। चलिए खैर हो गया, इतना सब हो गया। मैं यहाँ आपको बता दूं, इनिशियली कंपनी जब भारत आई थी तो कंपनी का जो प्राइमरी इंटेंशन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइमरी इंटेंशन था वो ये था कि हम ना व्यापार नहीं, माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, ये कंपनी का प्राइमरी इंटेंशन था। ये कंपनी का कह सकते हैं स्लोगन था। कंपनी कहती थी भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। मतलब इस लाइन का ये है, कंपनी कहती थी कि हमें राज नहीं चाहिए, हमें आपकी ज़मीन नहीं चाहिए, हमें आपकी राजनीति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भैया बस व्यापार करना है आपके साथ। प्रारंभ में बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो कंपनी का उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्यापार चाहिए, इस तरह से। अच्छा, अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे जिसका आंसर देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि सर एक चीज़ बताइए, ठीक है भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, इन पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 साल का लाइसेंस दिया। जैसे ये लाइसेंस एकाधिकार का लाइसेंस मिला, एकाधिकार मतलब मोनोपोली। आप सोचिएगा, सिर्फ आप इतना सोचिएगा, आज सरकार घोषणा कर दे कि ऐसा भैया कॉन्स्टिट्यूशन अगले 15 साल तक देश में सिर्फ यही मास्टर पढ़ाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, व्यापारिक एकाधिकार एक बड़ी उपलब्धि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम झूम गई ऐसी घोषणा सुनते ही। लेकिन इससे ये भी कहा गया कि इस व्यापारिक एकाधिकार के बदले आपको 4 लाख पाउंड हर साल देना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड की धनराशि हर साल उपलब्ध कराती थी। किसको? ब्रिटेन की सरकार को। ब्रिटेन की सरकार को ये 4 लाख पाउंड पर ईयर प्रदान करती थी और इसके बदले इन्हें व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए, तो हमने अभी इतना समझा कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1600 महारानी एलिजाबेथ ने फर्स्ट ने
इन्हें 15 साल का लाइसेंस दिया, काहे के लिए? पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार का। इस व्यापारिक एकाधिकार के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष किसको प्रदान करती थी? ब्रिटिश सरकार को प्रदान करती थी। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। और बेटा उसके बाद 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, अनुमति नहीं ले पाया। 1612 में गुजरात के मुगल सूबेदार ने इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की। और 1615 में थॉमस रो भारत आया, जिसने व्यापार की अनुमति प्राप्त की। चलिए अब मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कशन करना चाहूँगा कि हम ना अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देख रहे हैं और इसके एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हुए शुरुआत में इसने व्यापार ही किया था। प्रारंभ में इसने अच्छे बच्चों के जैसे व्यापार ही किया था। कैसे? देखिए इसके टाइम पीरियड को 1600 में इसकी स्थापना हुई और हमारे देश से अंग्रेज़ गए 1947 में। तो मैं आपको बताता हूँ इस समय काल को हम क्या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। पहला पार्ट जो है वो 1600 से लेके और 1772 और दूसरा जो है वो 1773 से लेकर के 1857 गुड, और 1857 से लेकर के 1947। इस समय काल में सिर्फ कंपनी क्या कर रही थी? व्यापार, बस व्यापार। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, व्यापार, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, ये कंपनी का इंटेंशन था। इस समय काल में कंपनी पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार में लगा रही थी। 1773 से 1857 बेटा इस समय काल में कंपनी ने क्या किया? इस समय काल में कंपनी का शासन हो गया, मतलब अब हमारे देश में कंपनी शासन करने लगी, कंपनी का शासन हो गया। लेकिन कंपनी क्या थी? ये कंपनी एक नुमाइंदा थी, नुमाइंदा कह सकते हैं या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव थी, या कह सकते हैं प्रतिनिधि थी। किसकी? ब्रिटिश संसद की। शासन तो कर रही है कंपनी इनडायरेक्टली, लेकिन पीछे कौन बैठा हुआ है? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद, ये पीछे बैठी हुई है। कंपनी का शासन है 1773 से 1857 और 1857 में क्रांति हो जाती है और 1858 से 1947 तक हमारे देश पर किसका शासन रहा? ब्रिटेन की संसद का शासन रहा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का शासन रहा। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है कि भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता को समाप्त किया गया, ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता को समाप्त किया गया। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों का हमारे देश में जो समय काल रहा है, 1600 से 1772 तक कंपनी ने भारत में व्यापार किया। 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन आया जो ब्रिटेन संसद चला रही थी और 1858 से 1947 तक ब्रिटेन की संसद ने या इंग्लैंड ने हमारे देश पर जो है वो शासन किया है। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये सब बेटा बेसिक कंसेप्ट हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए अगली चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ और क्या समझनी है। हमारी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी है जिसका नाम है #कॉम्पिटिशन एज। आप में से बहुत सारे बच्चे इसे जानते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। इसमें ये हमारा ऑफलाइन वेंचर है।
ऑफलाइन ही हमारा कपूरथला लखनऊ में स्थित है और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब इस संस्थान में कुछ क्या हैं, कर्मचारी हैं कर्मचारी हैं। कंपनी, हर कंपनी में कर्मचारी होते हैं, तो हमारी कंपनी में भी कर्मचारी हैं। और आप सब जानते हैं कंपनी में लवकुश हैं, सुमित हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से। और इन कर्मचारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारी वो भी होते, और अधिकारी में जो है वो आप जानते हैं, एक फेमस अधिकारी हैं हमारे यहाँ इति मैम, सब कुछ कंट्रोल करती हैं, सब कुछ नियंत्रित करती हैं। फिर उसके बाद अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अब हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले थे कर्मचारी, कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी थे, और अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए बेटा कौन होता था, गवर्नर, और गवर्नर को कंट्रोल करने के लिए कौन होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो की जाती थी, या हम कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो नॉमिनेट किया जाता था, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव किया जाता था, वो किया जाता था आपका कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव किया जाता था। ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर क्या है, ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर क्या है, तो ये है आपके कंपनी के शेयर होल्डर, ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ये कंपनी के शेयर होल्डर होते थे, ये अपने मतदान का प्रयोग करके कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर यानी कंपनी के शेयर होल्डर, ये अपने मतदान का प्रयोग करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनका चुनाव करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थी 24। अच्छा, फिर ये किसकी नियुक्ति करते थे, गवर्नर की। गवर्नर कंट्रोल करता था अधिकारियों को, और अधिकारी कंट्रोल करते थे कर्मचारियों को। तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह अपनी फैक्ट्री ओपन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन कैसा था, अंग्रेजों का हमारे देश में समयकाल क्या था। अच्छा, अब सुनिए, खैर इतना सब कुछ हो गया, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में कौन होता था, कंपनी के शेयर होल्डर। आप जान के ताज्जुब करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी एलिजाबेथ की भी कुछ शेयर थे, पता है आपको। ब्रिटिश लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी एलिजाबेथ के भी कुछ शेयर थे। चलिए खैर, अब हम लोग आगे देखते हैं। मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी, पावरफुल थी, राजनीति में अपना अधिकार रखती थी। चलिए, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे कि सर जो है 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। इसे बीच में यहीं छोड़ दें। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। लाइसेंस मिलता है कब, 1608 में हॉकिंस भारत आता है। किंग्स का भारत आगमन। कोई बेटा इंपॉर्टेंट डेट न छूटे इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। 1612 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, में
पहली फैक्ट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ये टॉमस रो तो 1615 में जहांगीर से मिला है, तो 1612 में फैक्ट्री कैसे ओपन हो गई? इसलिए ओपन हो गई क्योंकि गुजरात के सूबेदार ने इन्हें अनुमति दे दी थी कि अपनी फैक्ट्री खोलिए, तो इन लोगों ने खोल ली थी। अच्छा, 1612, फिर 1612 के बाद 1615 यहाँ ये थॉमस रो या टॉमस रो आता है। फिर इसके बाद कंपनी को सबसे बड़ी सफलता जो प्राप्त हुई 1615 के बाद कंपनी को जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई वो ठीक 100 साल बाद, यानी ठीक 112 साल बाद, और वो था 1717। 1717 में क्या होता है बेटा? 1717 में आप सबको पता होगा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो है 1717 में 1770 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार की अनुमति, मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान करता है। मतलब आप फ्री ट्रेड कीजिए, मुफ्त व्यापार कीजिए, जिसे कंपनी का गोल्डन पेपर या सुनहरा फरमान कहा जाता है, जिसे कंपनी का गोल्डन पेपर या सुनहरा फरमान कहा जाता है। उसके बाद बेटा आप सबको पता है 1717 के ठीक 40 साल बाद, यानी 23 जून 1757 में कंपनी प्लासी का युद्ध जीत जाती है, प्लासी का युद्ध जीत जाती है। और ये युद्ध छोटा था लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। कंपनी राजनीति में आ गई, कंपनी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर के युद्ध के द्वारा तो कंपनी पूरे देश पर अधिकार कर लेती है, और पूरे देश पर अधिकार करने के बाद कंपनी को मज़ा आ गई। कैसे मज़ा आ गई? बक्सर के युद्ध के बाद आप सबको पता है इलाहाबाद की संधि होती है, और इस इलाहाबाद की संधि में 3 चीज़ें, क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी मतलब रेवेन्यू किसको मिल जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। राजस्व जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। कब? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खूब पैसा कमाती है, खूब पैसा कमाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या करती है कंपनी, कौन सा क्या काम करती है, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, कैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, कैसे चार्टर एक्ट आए, इन सब पर हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज जो हमने समझा है वो ये समझा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, संविधान क्या होता है, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, हम संविधान का विकास यानी हमारे देश के संविधान की जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति यानी आज हमारे देश के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 450 अनुच्छेद हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये इस टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस टॉपिक में आज हमने खूब सारी बातों पर खूब सारी बातों के द्वारा इस पर भी ध्यान दिया है कि हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपना विस्तार किया। अब अगली क्लास में आप ध्यान रखिएगा, यहीं से हम शुरू करेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार
और उड़ीसा का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब अगली क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच।